जहां एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग हब बनने की तैयारी कर रहा है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने MQ-9 के लिए भारत को दिया है एक बड़ा ही तगड़ा ऑफर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपके ताकत के विस्तार के लिए आपके पास समुद्री परिवहन की ताकत होनी चाहिए, तभी आप वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत विशालकाय व्यापारिक जहाजों को अपने बंदरगाहों पर लाने में नाकाम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग चैम्बर के मुताबिक इंटरनेशनल शिपिंग उद्योग वैश्विक व्यापार के लगभग 90% के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए ये अप्रत्याशित नहीं है कि हवाई मार्ग जैसे परिवहन के अन्य वैकल्पिक और अग्रणी साधनों के काफी विस्तार के बावजूद समुद्री परिवहन या शिपिंग का भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। अपनी स्ट्रेटेजिक भौगोलिक स्थिति की वजह से बंदरगाह भारतीय इतिहास का अभिन्न अंग रहे हैं। आधुनिक समय में भी ये बंदरगाह देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के बाहरी व्यापार का 95% का मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से मैनेज करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात बढ़कर 406.98 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जो 2021 की तुलना में लगभग 15% ज्यादा था। इसलिए ये भारत के राष्ट्रीय विकास में समुद्री क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की ओर दिखाता है। लिहाजा ये आश्चर्यजनक नहीं है कि बंदरगाहों ने हाल के सालों में अपनी क्षमता में भारी इजाफा किया है। भारत खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात केंद्र के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में एक केंद्र के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखता है। लेकिन इसके लिए भारत को विश्व मंच पर अपने प्रतिस्पर्धात्मक और कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। लिहाजा भारत को अपने बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाना होगा और भारतीय बाजार में जहाजों की तैनाती बढ़ानी होगी। भारत को भारत केंद्रित व्यापार मार्गों पर समर्पित रूप से तैनात करने के लिए तैनात किए जाने वाले ज्यादा संख्या में बड़े जहाजों की जरूरत होगी, जो ये सुनिश्चित करेगा कि नई दिल्ली ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रभावी रूप से शामिल हो। भारत काफी आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड की सुविधा देने वाला देश हो, और इसके लिए भारत को अपने बंदरगाहों को विशालकाय जहाजों के लिए उपयुक्त बनाना होगा और बंदरगाहों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा। हालांकि हालिया समय में भारत ने इस दिशा में काफी काम किया है और महाराष्ट्र में बना वधावन बंदरगाह का काम पूरा करने के बाद भारत आईमेक और विक्जिम बंदरगाह से अतिरिक्त मांग उत्पन्न होगी उसे पूरा कर सकता है। विक्जिम बंदरगाह पर हाल ही में पहला मदरशिप सैन फर्नांडो जहाज को उतारा गया, जो ये दिखलाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के क्षेत्र में अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट विश्लेषकों का भरोसा है कि भारत जल्द ही सिंगापुर, शंघाई, शेंजेन, बुसान और हांगकांग जैसे बड़े बंदरगाह वाले समूह में शामिल होने की क्षमता रखता है, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों का गठन करते हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और एडवांस स्वचालन और IT सिस्टम से लैस विक्जिम भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह बनने की राह पर है। काम पूरा होने पर यह बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में शुमार हो जाएगा और भारत के प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में काम करने लगेगा। यहाँ छोटे जहाजों से बड़े मदरशिप में कार्गो को ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे उनके लास्ट डेस्टिनेशन तक की यात्रा आसान हो जाएगी। ये बंदरगाह जहाज के फौरन टर्न अराउंड के लिए बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन भी प्रदान करेगा, जिसमें मेगा मैक्स कंटेनर शिप को संभालने की क्षमता होगी। इस बंदरगाह से दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को आकर्षित करने की उम्मीद है। देश के सबसे दक्षिणी सिरे के पास अपने रणनीतिक स्थान को देखते हुए बंदरगाह में महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्गों का लाभ उठाने की क्षमता है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद मिलेगी, जिस पर वर्तमान में चीन का दबदबा है। इस संबंध में यह बंदरगाह चीन के खिलाफ एक वैकल्पिक विनिर्माण गंतव्य बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा। इसके अलावा कम लॉजिस्टिक और शिपिंग लागत और ज्यादा कार्गो और कंटेनर क्षमता भारत को प्रमुख शिपिंग लाइनों के लिए साइड पोर्ट ऑफ कॉल के बजाय मुख्य पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में स्थापित करेगा। ये मोदी सरकार के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ पूरी तरीके से मेल खाता है, जो भारत के समुद्री क्षमता को बदलने के मकसद से एक रणनीतिक पहल है, जो विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट विकसित करने, एडवांस ट्रांसशिपमेंट हब स्थापित करने
और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्रित। भारत में ऐसे बंदरगाहों के संभावित लाभों के बारे में बहुत चर्चा की गई है, लेकिन एक पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है। वो है समुद्र में उत्पन्न होने वाले भू राजनीतिक तनावों को झेलने, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को कभी भी ब्लॉक करने की भारत की क्षमता। जियोपॉलिटिक्स संघर्षों की बात करें तो बंदरगाहों पर इसका काफी प्रभाव देखने को मिलता है। हाल के सालों में भू राजनीतिक तनाव काफी तेज और नियमित होते जा रहे हैं। वैश्विक शक्तियों में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। आधुनिक शक्तिशाली देश जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दूं, कई बार ये देखा जा रहा है कि जहाजों को ही निशाने पर लिया जाता है। कई तरह की घटनाएं स्ट्रेट हॉर्मुज में भी देखने को मिली, जो दुनिया के तेल का लगभग 5वां हिस्सा ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण धमनी है। पिछले कुछ सालों में कई भू राजनीतिक तनावों का केंद्र रहा है। पिछले कुछ महीनों में 2 प्रमुख शिपिंग मार्गों पर संकट की वजह से वैश्विक व्यापार को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दूं, जिस तरीके से चीजें चल रही है उसमें भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत अपने शिपिंग मार्ग को कंट्रोल करे और साथ ही साथ अपने बंदरगाहों को ज़्यादा मजबूत करे। अपनी विस्तृत तटरेखा और 200 से ज़्यादा बंदरगाहों के बावजूद भारत का समुद्री उद्योग वैश्विक मंच पर भी पीछे है। 2021 में भारत ने वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक में सिर्फ 2.4% हिस्सा लिया, जो यूएई के 2.3% के बराबर है, लेकिन सिंगापुर के 4.5% से काफ़ी कम है, जबकि भारत के पास समुद्री कारोबार को कंट्रोल करने की विशाल काय क्षमता है। अब तक बड़े कंटेनर जहाज कम गहराई के कारण भारतीय बंदरगाहों को नजरअंदाज कर देते थे। इसके बजाय कोलंबो, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया जैसे पड़ोसी केंद्रों का विकल्प चुनते थे। लेकिन भारत के बंदरगाह क्षेत्र में हाल के विकास और शिपिंग कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश के बाद ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि भारत जल्द ही ट्रांसशिपमेंट के लिए दुनिया के प्रमुख केंद्रों की लिस्ट में शामिल होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है और ये ऑफर है $3.1 बिलियन के 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के साथ डील के साथ। इसमें ये कहा गया है कि ये जो डील है, इस डील के साथ भारत को कंसल्टेंसी भी देगा अमेरिका की किस तरीके से इस तरीके के ड्रोन आप घर में ही बना सकते हैं और इस तरीके का प्रोजेक्ट आप घर में कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, ऐसा माना जा रहा है कि ये मोदी 3.0 के बाद पहली बैठक हो रही है जिस बैठक में ये देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है MQ-9B ड्रोन जैसे ही मिलेगा उसको चेन्नई, पोरबंदर और इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, जिसमें 2 बेस सारस्वा और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी इसकी ज़रूरत मानी जा रही है। MQ-9 रीपर ड्रोन को एक अच्छा खासा रनवे की ज़रूरत होती है और आपको बता दूं, जैसा कि हमने देखा है 40,000 फीट तक ये ऊंचाई तक उड़ सकता है, 36 आवर तक ये आसमान में रह सकता है और MQ-9 रीपर ड्रोन का हमने पहले भी देखा है उपयोग, जो सुलेमानी के केस में हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।